हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस मॉक टेस्ट में मैंने ईवीएस पर्यावरण के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। थ्योरी तो देखिए मैंने क्लास 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की बुक आपकी पहले कंप्लीट करवा दी है। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। उनको कंप्लीट करने बाद ही ये मॉक टेस्ट दीजिएगा, आपके समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही में कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि का प्रचलन है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में? तो देखिए जो स्थानांतरित कृषि होती है इसमें आगे होता क्या है मैं बताऊंगी। पहले यहाँ पर देख लीजिए स्थानांतरित कृषि का संबंध कहाँ से होता है। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, ये वाला जो इलाका होता है भारत का, ये इधर का देखिए पूर्वी है और ऊपर उत्तरी, मतलब ये वाला जो इलाका होता है ये उत्तर पूर्वी का इलाका होता है और यहीं से संबंधित होती है स्थानांतरित कृषि। इसमें देखिए एक्सप्लेन भी मैंने किया हुआ है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए एक ही बार में। स्थानीय खेती या झूम खेती का तरीका निराला है। देखिए इसको स्थानांतरित कृषि के साथ साथ झूम खेती भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका प्रचलन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। इसमें एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ समय तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उगाते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। तो ये देखिए आपकी हो गई स्थानीय खेती, स्थानांतरित कृषि या झूम खेती, तीनों एक ही चीज है और ये भारत के उत्तर पूर्वी इलाके से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी किस स्थिति में होगी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि सतह क्षेत्र, मान लीजिए किसी बर्तन को आप लेते हैं, उसका जो ऊपर वाला क्षेत्र है खुला हुआ, अगर वो कम होगा तो उसमें वाष्पीकरण की जो वृद्धि होगी, स्थिति होगी, वो कम होगी। अगर उसका ये सतह क्षेत्र बड़ा होगा तो उसमें वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा तेजी से होगी। ऐसे ही तापमान की बात करें तो जितना ज़्यादा तापमान दिया जाएगा उतना ही वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और जितना कम तापमान होगा उतना ही वाष्पीकरण कम होगा। तो जब दोनों में कमी होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया आपकी धीमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी बांध से जल उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही बात है ये। बांध जो वहाँ के आसपास लोग होंगे उनको नदियों से अलग तो करेंगे ही, नदी की जीवन रेखाओं से बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं जिससे वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं उनसे उनकी दूरी हो जाती है, उनसे वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। बांध टिकाऊ विकास को प्रभावित करते हैं, यह पानी हवा को प्रदूषित नहीं करते। तो देखिए बांध से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, ये भी सही बात है। जल विद्युत सुविधाओं के बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो बड़े बड़े देखिए बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो इसके जो बांध बनाते हैं उसके बड़े पर्यावरणीय प्रभाव भी हो सकते हैं। तो ये भी देखिए आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बांध जो होते हैं टिकाऊ विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन भी किया हुआ है मैंने ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नदी बांध से जल विद्युत की उत्पत्ति होती है, वहीं यह पानी व हवा के बिना प्रदूषित किए सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। इससे विकास तो प्रोत्साहन मिलता ही है, वहीं स्थानीय लोगों को विस्थापित करके विकास को भी प्रभावित करता है। यह पर्यावरण परिस्थिति की दृष्टि से जैव विविधता को प्रभावित करता है। इस प्रकार बांध टिकाऊ विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, भोजन भंडारण संचित करना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो देखिए जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी से ह्यूमस पौधे प्राप्त करते हैं और जो जड़ें होती हैं मिट्टी में ही होती हैं, तो मिट्टी से ह्यूमस पौधों को जड़ें ही प्राप्त करवाती हैं। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, पौधों को सहारा भी जड़ें देती हैं, जड़ों के माध्यम से ही वो मिट्टी में दबे रहते हैं, मिट्टी में बंधे रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जल एवं खनिजों का अवशोषण भी जड़ों के माध्यम से ही होता है। बात करें भोजन भंडारण में संचित करने की, तो देखिए पत्तियां भोजन बनाती हैं, भोजन भंडारण और संचित करने में जड़ों का कोई रोल नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः सभी जड़ें भोजन भंडारण संचित करने का कार्य नहीं करती, परंतु कुछ जड़ें भोजन भंडारण का कार्य करती हैं, जैसे शकरकंद।
तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। कुछ जड़ें हैं अपवाद रूप में, जैसे शकरकंद हो गई, इसकी जड़ करती है भोजन भंडारण संचित करने का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, अमृता देवी बिश्नोई, ए के मुखर्जी। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चिपको आंदोलन संबंधित है किसके नेतृत्व में ये हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये हुआ था। ये देखिए सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, नील आर्मस्ट्रांग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो नहीं पूछा कि भारत के थे या कहाँ के थे, तो पहले व्यक्ति यहाँ पर पूछा है, तो मतलब पहले व्यक्ति आपके हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब ये देखिए चांद पर उतरे थे? तो 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए नील आर्मस्ट्रांग है, ये देख लीजिए, इनको एग्जाम में आपको याद रहे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के शरीर में कम से कम कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 12 से 16, 11 से 15, 13 से 18 या 10 से 12। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति के शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश और रश्मि दो बच्चे हैं। कैलाश समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करता है, जबकि रश्मि ऐसा भोजन करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। रश्मि और कैलाश को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? तो अब देखिए कैलाश क्या खाता है? समोसे, कटलेट, डबल रोटी, मतलब विभिन्न तैलीय चीज़ें खाता है, तो क्या होगा? वो मोटा होगा, मोटापा होना चाहिए उसको। नेक्स्ट रश्मि की बात करें तो देखिए लौह तत्व की कमी से अनीमिया रोग होता है। मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था तो बताया था कि अनीमिया की कमी को दूर करने के लिए गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये चीज़ें खाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मोटापा और अनीमिया, लौह तत्व की कमी से अनीमिया होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। देखिए रश्मि है एकदम दुबली पतली सी, और ये है कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है स्कूल में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में, पुरानी झील निर्मित करवाने में। तो देखिए तरुण भारत संघ जो समूह है ये राजस्थान से संबंधित है, इसका संबंध है पुरानी झील निर्मित करवाने से। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स और दिए हुए हैं कि 1975 ईस्वी से में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अग्र पीड़ितों की सहायता के लिए गठित ये संस्था पिछले 35 सालों से वीरान गाँव में हरियाली वापस लौटाने में रत है। तो देखिए वीरान गाँव में हरियाली लाने में, मतलब पुरानी झील पुनर्निर्मित करवाने में ये संस्था संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? पूरी, साग, ठंडा दूध, छोले भटूरे और लस्सी, इडली चटनी और वड़ा चटनी, ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल। तो यहाँ पर देखिए अहमदाबाद की बात की जा रही है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में मैंने बताया था आपको कि कौन सी चीज़ें मिलती हैं, ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल। ढोकला चटनी बहुत ही वहाँ का फेमस डिश है। यहाँ पर देखिए ढोकला चटनी बहुत लोगों ने, आप लोगों ने खाया भी होगा ढोकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्न में से क्रियाकलाप, कौन सा क्रियाकलाप जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बनाना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो यहाँ पर देखिए खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण, ये दोनों आपके जंगल के गायब होने में जिम्मेदार हैं। बाकी अगर हम बात करें पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करने की, तो इसमें देखिए जंगल नष्ट नहीं होते हैं। साथ ही में बांस से टोकरी बनाना, ये तो काम है उनका, और इसमें से भी जंगल नहीं नष्ट होते हैं। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, अब गिरे हुए पत्तों का यूज़ करना कोई खराब बात तो नहीं है, इससे भी जंगल के नष्ट होने का कोई वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, बावड़ियों में जल का भंडारण और संरक्षण किया जाता है, पारंपरिक व्यवस्था है, बहुत ही पहले से चलती आ रही हैं। सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग होता है, ये भी देखिए बिल्कुल सही बात है, समुदाय इस स्रोत का उपयोग कर सकता है, सामुदायिक स्रोत के रूप में ये होती हैं। इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी देखिए सही बात है, जहाँ पर वर्षा नहीं होती वहाँ पर इनका निर्माण ज़्यादा किया जाता है। इनमें केवल संदूषित जल रहता है, बिल्कुल गलत बात है, इनमें संदूषित जल नहीं रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए बावड़ी हैं आपकी कुएं जैसे की होती हैं, लेकिन इनके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर
खड़े रहते हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। निम्न में से किस प्रकार से पौधे के बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं? हवा के द्वारा उड़कर, बिल्कुल सही बात है। देखिए कुछ पौधों के बीज होते हैं हवा के द्वारा उड़कर पहुंच जाते हैं। जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक कर, ये भी सही बात है। स्वयं पौधे बीज को दूर छिटक देते हैं। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो जिनके बीज जब पक जाते हैं तो छिटक जाते हैं, मतलब इधर उधर गिर जाते हैं। हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, तो ये भी देखिए सही बात है। आप लोगों में ही बहुत से लोग कुछ बीजों को इधर से उधर ले जाते होंगे। साथ ही में देखिए हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से लाई गई हैं, तो बीज यहाँ से वहाँ हमारे द्वारा भी पहुँचाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर हमारे पेट में कितना तापमान होता है? 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हमारे पेट का जो तापमान होता है आमतौर पर 30 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित जंतुओं को किस लिए मार दिया जाता है? नीचे दिए गए मिलान में कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जिनको उनकी कुछ चीज़ों के लिए मार दिया जाता है, बहुत ही गलत बात है ये। हाथी को देखिए दांतों के लिए मार दिया जाता है, बिल्कुल सही है। गैंडे के सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। मारकर वो लोग निकाल लेते हैं, जो बहुत ही महंगा बिकता है। कस्तूरी हिरन, कस्तूरी हिरन को देखिए बालों के लिए नहीं बेचा जाता, बल्कि उसकी खुशबू के लिए बेचा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कस्तूरी हिरन जो होती है उसकी थोड़ी सी खुशबू के लिए इसे मार दिया जाता है, बालों के लिए इसको नहीं मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ व अन्य जानवरों के कम होने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? जानवरों को भोजन ना मिलना, जंगलों का विनाश, आवास बनाने के लिए। बहुत बिल्कुल सही बात है। देखिए जंगलों का विनाश किया जा रहा है आवास बनाने के लिए। बाघ वाघ जो हैं जंगलों में ही रहते हैं, अब विनाश हो जाएगा तो लोग रहेंगे कहाँ? जंगलों में आग, दावानल जो होती है आपकी जंगलों में लग जाती है। अब जंगलों में आग लग जाएगी तो उससे भी जो जंगल के जानवर होंगे नष्ट तो होंगे ही। पोचिंग, अवैध शिकार, बहुत से जानवरों को देखिए कुछ चीज़ों के लिए मार दिया जाता है, अवैध शिकार कर दिया जाता है, तो इससे भी बाघ नष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, जानवरों को भोजन ना मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जमीन पर चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती है जिससे उनके पीछे आने वाले समूह को रास्ता मिल जाता है? मक्खियाँ, चींटियाँ, दीमक, छिपकलियाँ। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। चींटियों को देखा होगा आपने कि एक के पीछे एक लाइन लगाकर चलती रहती हैं, तो ये कुछ ज़मीन पर ऐसा छोड़ती हैं जिससे उनके पीछे वाली चींटियाँ जो होती हैं वो उनके पीछे पीछे आती चली जाती हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ एक्सप्लेन। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने कई प्रयोग किए और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियाँ ज़मीन पर चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट है, सुशील अपने बेटे की पोटी साफ करने के बाद जब अपनी बहन अनीता के दीपक की पोटी साफ करती है तो अपनी नाक और मुंह एक कपड़े से ढक लेती है, इसका क्या अर्थ है? दीपक की पोटी में बदबू आ रही है, सुशीला को दीपक पसंद नहीं है, दीपक के कपड़े गंदे हैं, सुशीला का मन उसको गंदा मानता है। तो देखिए किसी चीज़ को हम तब करने में हमें प्रॉब्लम होती है जब हमारा मन उसे गंदा मान लेता है। पोटी तो देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं। यहाँ पर पोटी एक एग्जाम्पल लिया गया है, किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, किसी भी चीज़ से हमारा मन अगर परेशान है तो कितना भी अच्छी चीज़ हो हमारा मन उसे खराब ही मानेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पर आपका चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाथ के सोने का समय है 4 घंटे, 17 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे। तो मैंने आपको बताया था कि स्लाथ जो होता है पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है, बहुत ज़्यादा सोता है, एक हफ्ते में एक बार सोच के लिए नीचे उतरता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ जानवरों के सोने के समय देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे गाय आपका 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है और जिराफ 2 घंटे सोता है। छिपकलियाँ जो होती हैं सर्दियों के दिनों में छिपकली लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं, अतः सर्दियों के दिनों में इनके सोने का जो समय होता है 24 घंटे होता है। सर्दियों का टाइम चल ही रहा है, आप लोग देखिएगा अपने घरों में आपको कोई छिपकली नहीं दिखने वाली है, बल्कि गर्मियों के दिनों में यही छिपकली इधर उधर चिपकी रहती हैं। नेक्स्ट है, शादी के बाद जब दुल्हन नए गांव में आती है तो वह झरने या तालाब में जाकर सिर झुकाती है, ऐसा रिवाज कहाँ से संबंधित है? केरल से, असम से, उत्तराखंड से, बिहार से। तो देखिए जो रिवाज है ये उत्तराखंड में है। यहाँ पर जब नई दुल्हन आती है तो सबसे पहले क्या करती है, किसी भी कुएं तालाब जो भी होता है आसपास वहाँ पर जाकर सिर झुकाती है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में 1986 में निम्न में से कहाँ सूखा पड़ा था जब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया था? हरदोई, जोधपुर, मिजोरम, हरियाणा। तो देखिए 1986 में जो सूखा पड़ा था जोधपुर के आसपास के इलाकों में पड़ा था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिटेल्स इसको और देख लीजिए। 1986 में जोधपुर के आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा था, तब वहाँ भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया था। मोहल्ले के लोगों ने मिलकर बावड़ी से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला था और बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया था। कुछ सालों बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, अब फिर से बावड़ियों को भुला दिया गया है।
वीडियो पसंद आ रहे हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में देखिए इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सावधानियां किस बीमारी से बचने के लिए हैं। आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छरदानी देखिए मच्छरों से संबंधित, आसपास पानी अगर भरा रहेगा तो उसमें भी मच्छर पैदा होंगे। टंकी के कूलर में कूलर के टंकी में जो पानी रहता है अगर बहुत लंबे समय तक भरा रहा तो मच्छर पैदा होते हैं। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के, जिससे मच्छरों के जो लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं। तो देखिए किस बीमारी से संबंधित है, बहुत ही आसानी से आप इसे बता सकते हैं, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, एनीमिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मलेरिया जो होता है आपका वो मच्छरों से फैलता है। बाकी जो आपका हैजा होता है प्रदूषित जल से फैलता है, टाइफाइड भी आपका प्रदूषित जल से फैलता है, एनीमिया आपका लौह तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये में कितने आना होते हैं। 16 आना, 12 आना, 10 आना, 18 आना। पहले देखिए आना चलता था, अब तो आप लोग जानते ही नहीं होंगे कितने आना होते हैं, यहाँ पर बताइए। तो देखिए 1 रुपये में 16 आने होते हैं। पहले देखे होंगे आपने 25 पैसे 50 पैसे चलते थे, तो 25 पैसे में आपके 4 आना होते थे, 50 पैसे में 8 आना और 1 रुपये में 16 आना। याद रखिएगा इसको, पहले का टाइम का है लेकिन फिर भी पता तो होना ही चाहिए। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठे की गई निम्नलिखित सामग्री से उन्हें पहचानिए जिनके अंदर बीज होते हैं। आलू के अंदर देखिए बीज नहीं होता है। टमाटर के अंदर होता है। चीकू, तो देखिए चीकू में भी आपका बीज होता है। नाशपाती में भी बीज होता है। भिंडी में भी बीज होता है। करेले में भी बीज होता है। प्याज में आपका कोई बीज नहीं होता और खीरा में भी बीज होता है। देखिए किस ऑप्शन में है, टमाटर, नाशपाती, चीकू। तो यहाँ पर देखिए इनमें भी सभी में बीज होते हैं। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा इनमें भी होते हैं। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा इसमें भी होते हैं। नाशपाती और चीकू इनमें भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ये ऑप्शन नंबर सी चूज कर सकते हैं, यहाँ पर सभी में बीज होते हैं। तो क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा सारी चीज़ें दी हुई हैं, होते तो सभी में है। यहाँ पे क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ हो गया हो, लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया, आपने देखा भी होगा, टमाटर है, चीकू है, करेला है, भिंडी है, प्याज है और ये आपका नाशपाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पौधा है जिसमें पत्तियों को सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और उसके बीजों को से तेल प्राप्त किया जाता है। पालक, नारियल, सरसों, सेम। सरसों होता है आपका जिससे तेल भी प्राप्त किया जाता है और इसकी पत्तियों से सब्जी भी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जानवरों में से निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ये जहरीले होते हैं। तो देखिए सभी जहरीले नहीं होते। गौरैया आपकी जहरीली नहीं होती है। कुछ सर्प होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। छिपकली भी देखिए होती है, कुछ नहीं भी होती। ये अंडे देते हैं। ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो देखिए ये भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि सांप कुछ रहते हैं जल में लेकिन छिपकली जल में नहीं रहती है। सही, गौरैया भी जल में नहीं रहती है, कछुआ भी नहीं कछुआ रहता है। इनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। तो देखिए सभी को हम ये भी नहीं कह सकते कि इनके शरीर सल्क से, छिपकली में कोई सल्क नहीं होता, गौरैया में भी कोई सल्क नहीं होता है, सांप में भी सल्क नहीं होता है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी ही जो जीव यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी ही आपके अंडे देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी। मैप में पहले आप लोग देख लीजिए कि नई दिल्ली में रहता है, मतलब नई दिल्ली आपकी ये देखिए यहाँ पर है। कहाँ जाना चाहता है, मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड। तो मध्य प्रदेश है देखिए आपका ये, और झारखंड आपका कहाँ पर है, ये है आपका झारखंड। तो देखिए जब वो दिल्ली से चलेगा तो पहले मध्य प्रदेश जाना है उसको, तो पहले उसको दक्षिण में जाना होगा। दिशाएं आपको क्लियर होना चाहिए, ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और इधर पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। तो जब वो नई दिल्ली से चलेगा तो पहले दक्षिण में जाएगा, दक्षिण के बाद वो इधर जाएगा, मतलब पूरब में जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, दक्षिण और फिर पूरब, दक्षिण और फिर पूरब दिशा में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी मछली के तैरने योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है। तो देखिए इसका कारण यह है कि मछली जो होती है इसलिए मर जाती है क्योंकि ये पानी खनिज रहित होता है, क्योंकि अगर पानी को उबाल दिया जाएगा तो उसका जो खनिज होगा वो सब नष्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो भाग है वो नेपाल का भाग है। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से देखिए समुद्र तल से ही मापी जाती है। तो इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर मथा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर मथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट का देखिए यहाँ पर मैंने ये भी रखा हुआ है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को ही चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं।
ऊंचाई हो देखिए चाहे गहराई हो, सभी सागर तल से ही मापी जाती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इस मॉक टेस्ट का अनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिवेनहॉफ, डार्विन, लैमार्क, ग्रेगोर मेंडल। तो देखिए अनुवंशिकी के जनक जो हैं आपके लैमार्क माने जाते हैं। इन्होंने मटर पर अपने प्रयोग किए थे। याद ये रखिएगा आप कि ऑस्ट्रिया से संबंध है इनका, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ग्रेगोर जोहान मेंडल का जन्म 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। साथ ही में इन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे और अनुवंशिकी के जो जनक हैं वो आपके ग्रेगोर मेंडल माने जाते हैं। तो यहाँ से देखिए 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। सीटेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो आप या पेपर सेकंड की, सारी क्लासें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।